चलो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग करने वाले हैं सीएमए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा अगला चैप्टर है कैश मैनेजमेंट, उसका एक क्विक रिवीजन। इस चैप्टर में हम लोग को मेन दो चीज पढ़ना है, पहला कैश मैनेजमेंट मॉडल और अगला हम लोग को पढ़ना है कैश बजट। इवन दो तुम लोग की सीएमए इंटर के एफएम में कैश बजट नहीं है, जो कॉस्ट वाला पार्ट है ना उसके अंदर में कैश बजट है, पर सिंस वो एक ही पेपर का पार्ट है तो उधर पढ़े या इधर पढ़े बातें की है। तो एनीवेज हम लोग वो यहां पढ़ लेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के अंदर हम लोग को जानना क्या है। हमारे सिलेबस में मेन मॉडल्स है दो। पहला हमारा है बॉमल मॉडल और दूसरे वाले का नाम है मिलर और मॉडल। ठीक, अब ये बॉमल मॉडल क्या बताता है, पहला बात ये किसका दिया हुआ है, विलियम जे बॉमल। ये बताता क्या है कि एक कंपनी को या कोई एक एंटरप्राइज को हर एक बार में कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट को सेल करके कैश लेकर आना चाहिए, ताकि इसका साल भर का जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ना, जो साल भर में कैश में खर्चा करने वाला है, वो आराम से कर पाए। मान लो एग्जांपल है कि साल भर में एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ₹5 लाख। तो पहला ऑप्शन क्या है कि एक ही बार में पहला दिन 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को बेच दो और 5 लाख रुपए लेके बैठ जाओ। यानी कितना लॉट साइज के इन्वेस्टमेंट को बेचेगा, 5 लाख। तो ऐसा ट्रांजैक्शन कितनी बार करना पड़ेगा, खाली एक बार। यानी पहला दिन 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को बेचो और साल भर धीरे धीरे खर्चा करते चलो। ये अगला ऑप्शन क्या है, 2,50,000 करके साल में ऐसा ट्रांजैक्शन 2 बार करो। या तीसरा ऑप्शन क्या है, 1-1 लाख रुपया करके साल में ऐसा ट्रांजैक्शन 5 बार करो। या अगला ऑप्शन क्या है, 10-10 हजार रुपया करके साल में 50 बार करो। ये एक हाइपोथेटिकल ऑप्शन है, 1-1 रुपया करके इन्वेस्टमेंट बेचो साल में 5 लाख बार। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन उठता है, जितनी बार हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। पता है, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट को परचेज या सेल करते हैं तो बीच में हमेशा एक ब्रोकर होता है, और ये ब्रोकर क्या चार्ज करता है, ब्रोकरेज। अगर एक ही बार बेचे ब्रोकरेज एक बार, 2 बार बेचे 2 बार, 5 बार बेचे 5 बार, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ता चलेगा मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ता चलेगा। तो एक काम करते हैं ना कि मेरा बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन करो, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बेच के एक बार में बैठ जाओ। अगर ये काम किए तो ये और बेवकूफ वाला काम है। तो जो खर्चा करना है धीरे धीरे साल भर 5 लाख, और पहला दिन 5 लाख रुपया लेके बैठ गया, तो बताए बेफालतू में क्या खोता रहेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट क्या चीज का एग्जांपल है, कैरिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो अगला है मेरा कैरिंग कॉस्ट। अगर 5 लाख रुपया कैश हम होल्ड कर रहा है, सोचो ना, जो पैसा मेरे वॉलेट में पड़ा है इससे हम कुछ नहीं कमाता है, पर जो पैसा मेरा बैंक में पड़ा है या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें हम कुछ कमाता है। तो अगर हम पहला दिन ही 5 लाख रुपया वॉलेट में लेके घूम रहे हैं तो 5 लाख पे इंटरेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। और वही अगर हम 1-1 रुपया करके अपने वॉलेट में लेके घूमे तो हार्डली कुछ हम खो रहा है, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बड़ा कम रहेगा। यानी देखो हुआ क्या, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना चाहे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया, कैरिंग कॉस्ट को कम करना चाहे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गया। तो क्वेश्चन उठता है, करना क्या है, मेरे को वो कैश लेवल निकालना है जिस समय मेरा टोटल ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्या होने वाला है, कम से कम। ऐसी बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओटीएस। इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट वही आएगा जो हमारे मटेरियल चैप्टर में ईओक्यू का था। इधर में फॉर्मूला आने वाला है √280 डिवाइडेड बाई सी। एक बार गेस करो यहाँ पे ए क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट क्या चीज का, एनुअल रिक्वायरमेंट क्या चीज का, कैश का। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या चीज का, कैश का। ध्यान देना, एनुअल, मंथली, सेमी एनुअली ये सब मत कर देना। अगले एक बार गेस करेगा, टी कौन सा कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बताओ ये सी कौन सा कॉस्ट है। जब भी कैरिंग कॉस्ट दिया रहेगा परसेंटेज में, और यहां तो ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट है, वहां होता था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पता है यहां पे क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम। यानी मान लो इंटरेस्ट रेट है 5%, तो कैरिंग कॉस्ट पता क्या आएगा, पर रुपी, 1 रुपए पे इंटरेस्ट कितना खोए, 1 का 5%, यानी कितना आएगा 0.05। और मान लो कैरिंग कॉस्ट होता है 12%, तो मेरा सी क्या आएगा, 1 रुपए का 12%, यानी कितना आएगा 0.12। यानी ए दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देगा, हमेशा कैलकुलेट करेंगे 1 रुपए पे। हो गया यहां तक बात खत्म। अब मेरा छोटा वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरा अगला बात, अगर बाई चांस मेरे को निकालना पड़े साल भर का ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना, तो क्वेश्चन उठता है कैसे निकालेंगे, एक ऐसा टेबल बनेगा। और मेरा एनुअल कैश रिक्वायरमेंट क्या है, मान लो हर ऑप्शन में 5 लाख,
और मेरा लॉट साइज क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दिया था 2,50,000, अगला 1 लाख, अगला 10,000। यानी पता है जैसे ही डिवाइड करेंगे इससे मेरे को नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मिलेगा। पहले वाले में आएगा 2, 5 एंड 50। अब पता है जितनी बार ट्रांजेक्शन किया जाएगा उतनी बार ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा। मान लो ब्रोकर चार्ज करता है 100 रुपया पर ट्रांजेक्शन, तो एक ट्रांजेक्शन का 100, तो 2 का क्या आएगा 200, 5 का क्या आएगा 500, 50 का क्या आएगा 5000, सॉरी हाँ 5000। ठीक। अब अगला है मेरा कैरिंग कॉस्ट। मेरा कैरिंग कॉस्ट पता है कितने रुपया पे लगेगा, और जितना कैश हम एक बार में होल्ड कर रहा है। अगर हम 2,50,000 का होल्ड कर रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट 2,50,000 पे लगेगा। अगर 1 लाख होल्ड कर रहे हैं तो 1 लाख पे लगेगा। अगर 10,000 होल्ड कर रहा है 10,000 पे लगेगा। यानी जितना ट्रांजैक्शन, कितना रुपया हम होल्ड कर रहा है, इंटू करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 5 पैसा या 12 पैसा। ध्यान इसको डिवाइड क्या चीज से करना पड़ता है, 2 से। क्या कारण है, एवरेज बनाने के लिए। यानी शॉर्ट अगर देखा जाए ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे आएगा, ए डिवाइडेड बाई क्यू। ए मतलब क्या, साल भर का कैश रिक्वायरमेंट। क्यू मतलब क्या, हर एक बार में कितना रुपया विड्रॉ किए, तो 5 लाख बाय 1 लाख 5। इंटू करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हर एक ट्रांजैक्शन का कॉस्ट क्या लग रहा है, नॉर्मल बात। मेरा अगला है कैरिंग कॉस्ट। वो कैसे आएगा, कितना रुपया एक बार में होल्ड किए क्यू, मल्टीप्लाई कर दो सी से। 1 रुपए पे क्या लगता था, तो जितना रुपया उस पर क्या लगेगा, डिवाइड कर देंगे 2 से। डन। ये था हमारा बॉमन मॉडल। हम चाहेंगे उसके बेसिस पे आप लोग 2 क्वेश्चन स्वयं करने का प्रयास करें। चलो काम करते हैं, पहले करते हैं इलस्ट्रेशन 1। तुम लोग ना ए खोजना, टी खोजना और सी खोजना, ठीक है। यूनाइटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोजेक्ट कर रहा है कि दैट कैश आउटले यानी खर्चा होने वाला है 37,50,000 विल अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कमिंग ईयर। यानी कमिंग ईयर में साल भर में 37,50,000 लगेगा। आप बोलो ये क्या है, ए। United plans to meet its cash requirement by periodically selling marketable securities from its portfolio. ये कैश लाएगा कहां से, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच के, इन्वेस्टमेंट को बेच के। The firm's marketable securities are invested to earn 12%। यानी अगर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं हम 12% कमाते, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। ये क्या चीज का एग्जांपल है, कैरिंग कॉस्ट का। और जब भी कैरिंग कॉस्ट देगा परसेंटेज में, याद करो क्या चीज पे कैलकुलेट करेंगे, 1 रुपए पे। तो कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, 1 रुपए का 12% .12 आ गया सी। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है टी। कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज टू कैश है 40। ये क्या आ जाएगा, टी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। पहला पार्ट में निकालना है यूजिंग द बॉमन मॉडल टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल ट्रांजैक्शन साइज। ओटीएस निकालना है √280/C। ये है 37,50,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 40, कैरिंग कॉस्ट है 0.12, 50,000 आएगा। ये आना चाहिए 50,000। यानी साल भर में चाहिए 37,50,000। हम लोग हर एक बार में कितने कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा लेंगे, 50,000। अब बोलते हैं बताओ कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस क्या रहेगा, तो मेरे पास 50,000 पड़ा रहता है, और एवरेज निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 2। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 25,000। तो एवरेज कैश बैलेंस कितना हो जाएगा, 50/2 25,000। एकदम इजी था। अब तीसरा में निकालना है हाउ मेनी ट्रांसफर पर ईयर विल बी रिक्वायर्ड। यानी साल भर में कितना ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, करेक्ट। साल भर में कितना ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन उठता है कैसे मिलेगा, साल भर में कैश चाहिए 37,50,000, हर एक बार में हम लोग विड्रॉ करते हैं 50,000। यानी ऐसा विड्रॉल मेरे को साल में कितनी बार करना पड़ेगा, ऐसा ट्रांजैक्शन मेरे को साल में कितनी बार करना पड़ेगा, निकाल पाएंगे एक बार तुम लोग कैलकुलेट करेगा। फॉर्मूला गया भाड़ में, एकदम कॉमन सेंस लगाना। साल भर में चाहिए 37,50,000, हर एक बार में बेचने हैं 50,000 का। यानी ऐसा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा साल में 75 टाइम्स। बोलो हो रहा है ना। लास्ट में निकालना है व्हाट विल द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कैश बैलेंस।
टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिलाकर। तो पहले निकालते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पहला निकालते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बताओ कैसे निकाले? ए बाई क्यू इंटू टी। ए क्या है? 37,50,000 डिवाइडेड बाई क्यू क्या है? 50,000। इससे मेरे को मिलेगा साल में कितनी बार ट्रांजैक्शन करना है? 75। ठीक है। अब जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा 40 रुपया। तो अगर 75 टाइम्स ट्रांजैक्शन करना है, हर एक का लगता है 40, तो 75 का क्या लगेगा? 75 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 3000। यह है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है कैरिंग कॉस्ट। मेरा कैरिंग कॉस्ट कितने रुपए पे लगने वाला है जितना कैश हम एक बार में होल्ड करें? हर एक बार में कितना कैश होल्ड कर रहा है? 50,000 करके, है ना। 50,000 के इन्वेस्टमेंट को बेच के तो कैश आया, तो हम लोग क्या करेंगे? 50,000। कैरिंग कॉस्ट क्या है? 12 पैसा। 1 रुपए पे 12 पैसा खोते हैं, तो 50,000 में 50,000 इंटू 12 पैसा खोएंगे, पर एवरेज बनाने के लिए डिवाइड बाई 2। कैलकुलेट करना कितना आ जाएगा? यानी मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 6,000। सही है ना? यहां तक तुम लोग के सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बॉमल मॉडल का एक ही क्वेश्चन था जो हम लोग कर लिए। चलो डन। अब हम चाहेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग फटाफट खुद करें। इससे दो पार्ट है, एक तो बॉमल मॉडल करना और दूसरा वो ऑल्टरनेटिव वाला टेबल बनाना। वो बाद में करेंगे, पहले बॉमल मॉडल का ए, टी और सी को आइडेंटिफाई करना। पहला लाइन, दी एनुअल रिक्वायरमेंट, दी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए लिमिटेड इज 20 लाख। ये आ गया ए। ऐसी आदमी दिखता है। द कंपनी हैज मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन लॉट साइजेस ऑफ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख एंड 5 लाख। यानी जब टेबल बनाएंगे तो बनाएंगे 1 2 3 4 5 कॉलम के साथ। अब आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी लॉट इज 1,000। यानी अगर इन्वेस्टमेंट को कैश बनाना है या कैश को इन्वेस्टमेंट बनाना है, तो बीच में ब्रोकर आएगा जो कितना लेकर जाएगा? 1,000 रुपया। ये आ गया ट्री, ट्री नहीं सॉरी टी, क्या बोल रहे? द कंपनी कैन अर्न एट द रेट 5% ऑन इट सिक्योरिटीज। मेरा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 5%। जब भी इंटरेस्ट रेट देगा हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं 1 रुपए पे। 1 का 5% पता है कितना आ जाएगा? 0.05 आया। तो पहले तो एज पर बॉमल मॉडल इकोनॉमिक लॉट साइज निकालना है, जो तुम लोग कैलकुलेट अगर करेगा। कितना बढ़िया बोली, वापस बोलो। 28 28 28 43। एक बार देखो तो ये आया क्या? 282843 आया ना। तो देखो मेरा ये वाला पार्ट तो हो गया। अब अगला मेरे को बनाना है एक टेबल, और जिसके द्वारा बताना है कौन सा लॉट साइज को मेरे को बेचना चाहिए। और ये टेबल में ऑप्शन कितना है? 1 2 3 4 5। हम चाहेंगे एक बार वो टेबल आप लोग फटाफट स्वयं बनाने का प्रयास करें। पांच चीज आएगा। पहला एनुअल रिक्वायरमेंट सबके अंदर में सेम, इनको तो पहली बार दिख रहे हैं। आधी सेंटी भूल गया मुझे। ओ अच्छा, हाँ देखिए। चलिए यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पांच ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव 1 2 3 4 एंड 5। पहला लाइन क्या आने वाला है? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट।
मेरा एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितना है? 20 लाख। सीधा लिखते हैं पॉइंट नंबर ए, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट 20 लाख। तो हर ऑप्शन में क्या आएगा? 20 लाख। मेरा अगला लॉट साइज क्या है? इधर 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख या 5 लाख। ठीक। अब अगला 3 लाइन हम चाहेगा ना? नहीं, इसका नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉट साइजेस जो है ना, वो ये 5 ही है। इन लॉट साइजेस तो खाली 5 ही है, और रियल लाइफ में इस तरीका का रुपया का ट्रांजेक्शन होता भी नहीं है। 282843 का होता भी नहीं है। यानी साल भर में चाहिए 20 लाख। पहला ऑप्शन है हर एक बार में 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को बेचे। इससे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हर ऑप्शन में मेरे को नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मिलेगा। ये कैसे आएगा? ए डिवाइडेड बाई बी। एक बार कोई निकाला है क्या? कितना कितना आया? 40 20 10, 8 वापस 40 पूरा आएगा ना? हाँ। यह है मेरा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो, जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। और मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या लग रहा था हर एक बार में? 1,000 रुपया। तो जितना ट्रांजैक्शन करेंगे इंटू 1,000 के आने वाला है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलो कैलकुलेट करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना आ जाएगा? जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे इंटू 1,000 मेरा क्या लगने वाला है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो हर एक बार का 1,000, 40 बार का 40,000। यहां पर आएगा 20,000, यहां पर आएगा 10,000, यहां पे आएगा 8,000 एंड 4,000। यह है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगला हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कैरिंग कॉस्ट। और मेरा कैरिंग कॉस्ट कितने रुपए पे कैलकुलेट करेंगे? जितना रुपया हम हर एक बार में विड्रॉ करके कैश होल्ड कर रहा है। यानी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। जितना कैश होल्ड करेगा इंटरेस्ट उसी पे तो खोएंगे। और इंटरेस्ट रेट क्या था? 0.05। यानी क्या लिखेंगे? जो बी में लिखा हुआ है इंटू 0.05 पर एवरेज बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा? 50,000 इंटू 0.05 2500 डिवाइडेड बाय 2 1250। 1 लाख इंटू 0.05 5,000 डिवाइड बाय 2 2500। 2 लाख इंटू 0.05 10,000 डिवाइड बाय 2 5,000। 250 इंटू 0.05 12,500 डिवाइड बाय 2 6,500। 5 लाख इंटू 0.05 25,000 डिवाइड बाय 2 12,500। डन। तो देखो, मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, मेरा कैरिंग कॉस्ट भी है। जैसे दोनों को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मेरा टोटल कॉस्ट आने वाला है 41250। वेरी गुड, सही है ना? यानी इवेंचुअली हम लोग कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे? जिस ऑप्शन में मेरा टोटल कॉस्ट कम से कम आएगा। देखो, मेरा कौन से ऑप्शन में टोटल कॉस्ट कम से कम आया? ऑल्टरनेटिव 4। तो हम लोग रेकमेंड करेंगे ऑल्टरनेटिव 4। सही है ना यहां तक? तो इसी के साथ हमारा बॉबल मॉडल होता है खत्म। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग चलते हैं हमारा अगला मॉडल, जिसका नाम क्या है? मिलर और मॉडल। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो। सही है ना? तुम लोग को याद है सब कुछ करते थे? देखो, अब अगला हमारा मिलर और मॉडल है। मिलर और मॉडल क्या बोला? एक सुंदर सा ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के अंदर में देखो 3 बात है। ये है टाइम,
और ये है कैश बैलेंस। ठीक, वो क्या बोला, एक होता है मिनिमम कैश बैलेंस जिसको बोलते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट। आप बताओ मिनिमम का उल्टा क्या? ये होगा मैक्सिमम कैश बैलेंस, और यहां पे लिखा हुआ है लोअर कंट्रोल लिमिट। पता है यहां पे क्या लिखेंगे? अपर कंट्रोल लिमिट। और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगा नॉर्मल कैश बैलेंस, ये इसका एक और नाम है रिटर्न पॉइंट। ठीक, ये एक मिनट का छोटा सा थ्योरी है। हमारे मिलर और के हिसाब से मेरा हर एक कंपनी अपने साल का शुरुआत करता है नॉर्मल कैश बैलेंस के साथ। यानी शुरुआत कहां से कर रहा है? इस जगह से। ठीक, अब पहला मान लो ऋषभ भाई मेरे को रुपया दिया, ये भी उसी तरह की रुपया दी, तुम भी रुपया दी, तुम भी दी, सबको मेरे को रुपया दिया। तो जैसे रुपया देगा मेरा कैश बैलेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पर नेक्स्ट डे आगे खाना, मैम आके बोली मुझे खाना खाना है, खाना खिलाना पड़ा, तो देखो मेरा कैश बैलेंस कम हो गया। फिर नेक्स्ट डे तुम लोग वापस आके मेरे को दुनिया भर का कैश दिया, तुम लोग बोला नहीं नहीं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग रिविजन के लिए, और कैश लीजिए और कैश लीजिए। तुम लोग देखो कि दिए जा रहा है, देख रहे कितना कैश दिया। खाना मैम आई, बोले हम थक गए, हमको खाना खाना है, वो फटाफट फटाफट खाना खा गई। हाँ, इतना खा गई। फिर देखते तुम लोगों को बुरा लगा, तुम लोग वापस आके कैश दिया, देखो कैश बैलेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। इस पर तो तुम लोग जबरदस्त कैश दे दिया, बढ़ते 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 इधर टच हो गया। तो देखो जैसे ही टच हुआ, ये क्या है? मैक्सिमम कैश बैलेंस। अब इससे ज्यादा अगर हम कैश अपने पास वॉलेट में होल्ड करता है तो हम बेवकूफ है, कि यार वॉलेट के अंदर में मेरा कैश पड़ा हुआ है तो उससे कुछ हम नहीं कमा पा रहा है। तो जैसे ही कैश बैलेंस मेरा मैक्सिमम बैलेंस को टच कर जाएगा, तुम लोग बताओ जो रुपया एक्स्ट्रा है मेरे को उसको क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेगा? तुरंत यहां पे इन्वेस्टमेंट खरीदेगा, परचेज करेगा इन्वेस्टमेंट। और पता है एग्जैक्ट उतने रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदेगा कि मेरा कैश बैलेंस वापस से कम होकर, बताओ कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? मिनिमम में पहुंचे, नॉर्मल में पहुंचे? कहां पहुंचे? नॉर्मल में। आगे नॉर्मल में, अब वापस से आई खाना मैम, आके बोली मेरे को खाना खिलाओ, खाना खिला रहे हैं, तुम वापस कैश दिया, और खाना खा गई और कैश दिया, भयंकर खाना खा गई, मेरा बैलेंस आ गया मिनिमम कैश बैलेंस। यानी जैसे मिनिमम कैश बैलेंस हुआ, अब ये मेरे लिए अलार्मिंग साइन है, कैश कम हो गया, कैश कम हो गया। यानी कैश चाहिएगा। तुम लोग बताओ जब कैश चाहिएगा तो हम कहां से लेकर आए? इन्वेस्टमेंट को सेल करके। यानी पता है हम लोग यहां पे क्या करेंगे? सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट। और पता है एग्जैक्ट उतने रुपए का इन्वेस्टमेंट बेच के कैश लाएंगे कि मेरा बताओ कैश वापस बढ़ के कहां पहुंच जाए? नॉर्मल बैलेंस पे। यानी तीन ही लाइन था, शुरू करना है नॉर्मल के साथ, इन्वेस्ट तब करो जब मैक्सिमम में टच कर जाए, इन्वेस्टमेंट तब बेचो जब मिनिमम में टच कर जाए, और जो करना है करो, वापस से लौट के आना पड़ेगा रिटर्न पॉइंट या नॉर्मल कैश बैलेंस में। हो गया, बस यही था हमारा मिलर मॉडल। अब इसमें लोचा ये ना, इसके अंदर में एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला बताए कि नहीं बताए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बता भी दिया ना, ये कैलकुलेशन तुम लोग से होगा नहीं। हम बताते हैं, ये जो निकालते हैं ना, बताए क्या? ये नॉर्मल कैश बैलेंस को निकालने की फॉर्मूला है 3t वेरियंस डिवाइडेड बाय 4i टू द पावर 1/3। थोड़ा और विस्तार में जानना है? अब प्रॉब्लम है ना, चलो ठीक है। टी मतलब तुम लोग समझ गया क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आई आई गेस करो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट। आप पता है ये क्या चीज का साइन है? वेरियंस का। यानी वेरियंस का मतलब क्या होता है? मेरा कैश कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। पता है ये सारा वैल्यू दे देगा एग्जाम में, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। पर जो टू द पावर 1/3 का कैलकुलेशन है ना, ये तुम लोग से करना आएगा नहीं। टू द पावर 1/2 हो तो एक और स्क्वायर रूट मारो, काम हो जाएगा। पर टू द पावर 1/3 का कैलकुलेशन कैलकुलेटर में डर्टी पावर से निकलता है। वो आता है? आता है? हाँ नहीं नहीं, सही बोल रहा है, वही होता है। ना 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 ना, 12 बार 12 बार। वो तुम लोग आता ही है? कैसे? हम बताए थे। हम बताए थे। वो सब तो बढ़िया है, तब तुम लोग आता है। यानी क्वेश्चन में अगर मान लो टी दे दिया, ये है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वेरी गुड। ये आई है इंटरेस्ट, जैसे मान लो 5% है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0.05। ये है मेरा वेरिएंस, यानी मेरा कितना कैश बैलेंस वेरी करता है ऊपर नीचे नॉर्मल कैश बैलेंस के बियॉन्ड।
ये क्वेश्चन खुद बताएगा, तुम लोगों को कैलकुलेट करने नहीं बोलेगा। मैक्सिमम तुम लोगों को पता है क्या बोल सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन दे दे। और अगर बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया तो वेरिएंस कैसे आएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। सही बोल रहा है कि उल्टा बोल रहा है? वेरिएंस एस डी होता है रूट ओवर वेरिएंस, तो एस डी का स्क्वायर होता है वेरिएंस। यानी अगर बाई चांस स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वेरिएंस आ जाएगा। तो 3 इंटू टी इंटू वेरियंस डिवाइडेड बाई 4i कर दिए, टू द पावर 1/3 में लगाना है डर्टी पावर। चाप मत लेना, डर्टी पावर आता है तो ठीक, अदरवाइज एनीवेज हम डर्टी पावर बता देगा तुम लोग को कैपिटल वेटिंग वाले चैप्टर में। ठीक, तो जनरली इसे प्रैक्टिकल जनरली क्या तक तो नहीं आया, इसे थ्योरी पर बढ़ाता है। डन। अब हम लोग करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, नहीं ग्राफ बना के बस 3 ही तो लाइन लिखना है। You will start with cash, normal cash balance. The company will invest when the cash level reaches maximum. The company will sell investment when the cash level reaches minimum. मिक्स हो रहा है बार-बार हर क्लाइंट से। और बाद में whenever you purchase or sell investment, we return back to normal cash balance. बस 4 ही तो लाइन लिखना है। डन। चलो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, कैश बजट। देखो नाम है कैश बजट। बचपन में कैश बुक बनाता था कौन, कितने बचपन में? इतने बचपन में? तुम्हारा इतना बचपन तो पता नहीं कौन सा क्लास था। आई थिंक क्लास 9-10। अच्छा, क्लास 11-12। अगला फाउंडेशन। इंटर में तो कैश बुक होगा नहीं। यानी कैश बुक में हम लोग क्या करते थे, शुरू करते थे एक ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ। यानी पीरियड के ओपनिंग में कुछ कैश बैलेंस रहेगा, उस पीरियड में कितना कैश आया लिख दिए, माइनस कर दिए कितना कैश गया, मेरे को क्या मिलेगा, मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अब जो मेरा पहला साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस रह गया वो अगले पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। फिर उसमें कितना कैश आया ऐड कर दिए, माइनस कर दिए जो कैश गया क्लोजिंग, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन उठता है कैश बैलेंस आता कहां से है, कैश सेल से, या डेटर से पैसा मिला, या इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट को बेच के पैसा मिला, या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया, और बहुत सारा मल्टीपल सोर्स हो सकता है जहां से कैश आता है। कैश जाता कहां है, क्रेडिटर को पैसा दिए, अगला इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट परचेज किए, इंटरेस्ट डिविडेंड दिए, इनकम टैक्स दिए, वेजेस ओवरहेड दिए, बहुत कुछ किए, तो मेरे को क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब पता है हमेशा ना हर एक कंपनी का टारगेट होता है कि मान लो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5,000, पर एक कंपनी का टारगेट है यार कुछ भी हो जाए मेरे को कम से कम महीने के एंड में 10,000 चाहिए, तो आया 5 चाहिए 10, तो 5,000 का लोन लेना पड़ेगा, तो यहां पर लोन ले लेंगे, तो आया क्लोजिंग 10। अब मान लो अगले क्वार्टर में 15,000 आ गया, पर मेरे को तो खाली 10 ही चाहिए था, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 आया हुआ है हम लोग लोन को वापस से रीपे कर देंगे। यानी जैसा क्वेश्चन करने बोलेगा एग्जैक्ट वैसा कर देंगे। खाली एक बात को ध्यान रखना है, कैश बजट में आता वही चीज है जिसमें आइदर कैश आता है या फिर कैश जाता है। तुम लोग से ना 10-12 एग्जांपल पूछेगा, तुम लोग बताना कि इसमें कैश मतलब ये कैश बजट में आएगा या नहीं आएगा। ठीक, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट कर रहे हैं कैश जा रहा है मतलब आएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट आएगा नहीं आएगा, आएगा। फिक्स एसेट जब परचेज किए कैश जाएगा, मतलब ये मत सोचना कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैश गया ना वो आएगा। अगला बताना इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड यानी कैश आ रहा है, इनकम टैक्स पेड आएगा क्योंकि कैश जा रहा है। अगला बताना इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आएगा, नॉन कैश। अगला 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 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्यों नहीं आएगा, नॉन कैश। इसमें कैश का आना जाना थोड़ी है। सोचो ना एंट्री क्या करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीटी, तो इसमें ना कैश का डेबिट है ना कैश का क्रेडिट, तो क्यों आएगा। अगला बताना इन्वेस्टमेंट परचेज, अगला बताना वेजेस पेड, अगला बताना पैसा मिला फ्रॉम डेटर्स, पैसा मिला फ्रॉम डेटर्स आएगा। अगला बताना क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल,
ट्रेड सेल का एंट्री क्या है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। बताओ तो कहीं पे भी इस एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, मतलब वो अभी नहीं आएगा, जब जिस दिन डेटर से पैसा मिलेगा उस दिन वो आएगा। तो ठीक है, बस तुम लोग को हो गया कैश डेबिट सब हो गया। फटाफट करते हैं क्वेश्चन, दैट्स इट। ओह माय गॉड, यू आर द चैंपियन। तुम लोग डेली हमको लगता है रिवाइज कर आते ना क्लास करने, सब करके आते, झूठ मत बोलो मेरे साथ। आज से बुक नहीं खुले सही में? मतलब जिस दिन हम रिवीजन कराना शुरू किया तुम लोग उस दिन से पढ़ना शुरू किया सही में? और उसके पहले तुम लोग पढ़ा ही नहीं था? झटका दे रहा हमको। तो तुम किया क्या फिर? प्रणाम किया? सोया हम लोग का फोटो लगा के जल्दी प्रणाम करता होगा। चलो स्टार्ट करें ये वाला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? ABC Limited, a newly started company. Oh my God. Wishes to prepare cash budget from January. Prepare a cash budget for first 6 months from the following estimated revenue and expense. 6 महीने का बनाना है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। ठीक, हर महीने में सेल दिया हुआ है, मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है, वेजेस कितना लगा, ओवरहेड प्रोडक्शन सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है। चलो ठीक, अब बोलते कैश बैलेंस 1 जनवरी में 10,000 है, यानी मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस है जनवरी का। A new machinery is to be installed at rupees 20,000 on credit. मशीन परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, यानी अभी तक कैश गया नहीं है। टू बी रिपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका पेमेंट करेंगे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कब कब? मार्च एंड अप्रैल। यानी 20,000 को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना, यानी बताओ हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना? 10,000। तुम लोग बताओ ये रिसिप्ट में लिखेंगे या पेमेंट में लिखेंगे? रिसिप्ट में या पेमेंट में? पेमेंट में कौन कौन सा महीना में? मार्च में 10,000, अप्रैल में 10,000। ठीक है यहां तक। अब आगे बोलते हैं सेल्स कमीशन भी देंगे 5% ऑन टोटल सेल, यानी हर महीने का सेल का 5% देने वाले हैं कमीशन। कब देंगे? टू बी पेड विद इन अ मंथ फ्रॉम एक्चुअल सेल। विद इन अ मंथ, उसी महीने के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, उसका कमीशन पे करेंगे। अब आगे बोलते हैं ₹10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल में बी रिसीव्ड इन मार्च। ज्यादा तुम लोग पढ़ता था शेयर कैपिटल में, पहला शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो यहां पे लिखा हुआ है सेकंड कॉल का पैसा मार्च में आएगा 10,000। बताओ इसमें कैश जाएगा या आएगा? आएगा तो कहां लिखे, पेमेंट में या रिसिप्ट में? रिसिप्ट में लिखेंगे। कौन सा महीना में? मार्च में। कितना लिखेंगे? 10,000। अब आगे बोलते हैं शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू 2,000 विल आल्सो ऑब्टेन विद सेकंड कॉल। अरे वाह, इसका आंसर दो। शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू 2,000 इज आल्सो ऑब्टेन्ड विद सेकंड कॉल, यानी सेकंड कॉल में जो 10,000 आएगा वो तो आएगा, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 भी आएगा। यानी बताओ कुल मिला के कितना आएगा? 8,000 या 12,000? तो 12,000 लिखेंगे रिसिप्ट में। क्वेश्चन का लास्ट टाइम बोलते हैं पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ्स। सप्लायर मतलब क्रेडिटर को पैसा देना है 2 महीना बाद। इसका मतलब तुम लोग क्या समझता है? जनवरी का पेमेंट कब होगा? मार्च में। वेरी गुड। फरवरी का कब होगा? अप्रैल। फिर इसका होगा मई, इसका होगा जून, इसका जुलाई अगस्त। एनीवे जुलाई अगस्त का मेरे को बनाने बोला ही नहीं। अब आगे बोलते हैं पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स 1 महीना। कस्टमर तो कस्टमर मतलब कस्टमर को क्या करते हैं? कस्टमर को वेजेस देते हैं, तो वर्कर को क्या देते हैं? एक कस्टमर मतलब क्या होता है? हाँ, कस्टमर माने डेटर। तो मटेरियल क्यों होगा? सेल होगा ना। ए कितना अंगुली ए है ना। कस्टमर माने डेटर, और डेटर को तो बेचते हैं ना। तो कस्टमर का पीरियड दिया हुआ है 1 महीना, यानी जिसको जनवरी में बेचे उसका पैसा जनवरी में नहीं आएगा, फेब में आएगा। इसका मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक। अब आगे बोलते हैं डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ। बोलते हैं जो ओवरहेड है ना, ये नहीं बताया कौन सा ओवरहेड, मतलब दोनों ओवरहेड, बोला दोनों का डिले करते हैं 1 महीना से। यानी जो जनवरी का ओवरहेड था इसका पेमेंट होगा फरवरी, फेब का मार्च, मार्च का अप्रैल, मई का जून। समझ आ गया ना? समझ आने करना क्या है। चलो अब आगे बोलते हैं डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ। ये है बढ़िया वाला लाइन। वेजेस का डिले करते हैं आधा महीना, यानी उस महीना आधा पे करते हैं, बाकी आधा अगले महीना। यानी हर महीना में क्या पे करेंगे? उस महीने का आधा प्लस पिछले महीने का आधा।
क्वेश्चन का लास्ट लाइन, अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल। गजब का लाइन है, यानी जितना भी मेरा सेल है उसका 50% कैश सेल है, मतलब उसी महीना मिल जाएगा, और जो बाकी 50% है उसका पैसा मिलेगा एक एक महीना बाद। मेरे को बनाना क्या है, कैश बजट। तो एक काम करते हैं, तुम लोग एक काम करेगा क्या, ऐसे ना हम मेरे से हो नहीं पाएगा, तुम लोग एक बार इसका फोटो क्लिक कर लेगा ताकि तुम लोग को बार बार देखना नहीं पड़े, जो हम करेगा नीचे सोल्यूशन, तब तो तुम लोग अटक जाएगा। एक बार सुंदर सा फोटो ले लो इसका। ले लो सुंदर सा फोटो। लिया सुंदर फोटो। अरे मस्का लगा रहा है। तुम लोग एक बार पहले फॉर्मेट बता दो क्या। चलो बनाते हैं कैश बजट। पर्टिकुलर्स, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा ओपनिंग बैलेंस के साथ, ठीक है यहां तक। अब ऐड करेंगे रिसिप्ट, कहां कहां से पैसा आया, थोड़ा लाइन छोड़ के लीजिए, लिखेंगे लेस पेमेंट, कहां कहां पे पैसा गया। अब एक काम करो तुम लोग ना, आराम से धीरे धीरे खोजो, मेरा सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है। मेरा सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 10,000, लिख दिए 10,000। अब नीचे में लाइन बाय लाइन जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। पहला लाइन में देखो क्या लिखा है, कैश बैलेंस 10,000 डन। नई मशीनरी को खरीदना है जिसका वैल्यू है 20,000, और इसको मेरे को पे करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मैंने 10,000 करके मार्च एंड अप्रैल में। तो पहले देखो मार्च अप्रैल में पेमेंट करना है, तो पेमेंट में लिखते हैं क्या चीज पेमेंट करना है, मशीन को, तो यहां लिख देते हैं पेमेंट में परचेज ऑफ मशीनरी। कौन कौन सा महीना था, मार्च और अप्रैल। कितना कितना पेमेंट करेंगे, 10,000 10,000, लिख दिए यहां तक। अब अगला देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्स कमीशन देंगे 5% ऑन टोटल सेल, यानी हर महीना में जितना भी सेल वैल्यू आया उसका 5% निकालना है, कमीशन देंगे। तो जैसे पहला महीना में 20,000 का 5% आएगा 1,000, पर देखो पेमेंट कब करना है, टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल, विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल। फॉलोइंग का मतलब क्या, पिछला महीना या अगला महीना, अगला महीना, यानी जो जनवरी में सेल हुआ था उसका 5% कमीशन आएगा, पर इसको पे कब करने वाले हैं, एक महीने के अंदर फॉलोइंग एक्चुअल सेल। जनवरी में जो सेल हुआ उसके एक महीने के अंदर में पेमेंट करेंगे, यानी इसका पेमेंट कब किया जाएगा, फरवरी में। तो एक काम करेंगे, हर महीने का 5% निकालेंगे, और जनवरी वाले का पेमेंट कब हो जाएगा, फेब में, फेब वाले का होगा मार्च, मार्च वाले का अप्रैल, इस तरीके से पेमेंट करेंगे। तो चलो एक काम करें, जरा सेल्स कमीशन निकाले कितना कितना आएगा। तो जनवरी में तो कुछ पेमेंट होगा नहीं, पर जो जनवरी का सेल था उसका 5% आएगा, 20,000 का 5%, 1,000 पेमेंट कब किया जाएगा, फेब में, ठीक है ना। फिर अगला 22,000 का 5%, 1,100, अब उसके अगले महीना 28,000 का 5%, 1,400, उसके अगले महीना 36,000 का 5%, 1,800, उसके अगले महीना 30,000 का 5%, 1,500, उसके अगले महीना, ठीक है यहां तक। तो हमारा आई थिंक फर्स्ट पैरा पूरा का पूरा हो गया।
अब आते हैं सेकंड पैरा में, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। बोलता है 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल मे बी रिसीव्ड इन मार्च। मार्च में ना सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो रिसिप्ट में डालना है। और बोलता है उसके साथ साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी 2,000 मिलेगा, तो 10 + 2 मिलाकर क्या होता है 12,000। कौन से महीना में मिलने वाला है? मार्च में। तो रिसिप्ट में लिखते हैं सेकेंड कॉल मनी रिसीव। कौन सा महीना? मार्च। तो जनवरी फरवरी में कुछ नहीं मिला। तुमने तो मार्च में कितना रुपया लिखे? 10, 8, 12, 12,000। चलो ये भी हो गया। अब आगे बोलते हैं पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर का पीरियड है 2 महीना। देखो क्रेडिटर से हम लोग क्या खरीदते हैं? मटेरियल। यानी जनवरी वाले का पेमेंट होगा मार्च में, फेब वाले का अप्रैल में। तो उस तरीके से फटाफट लिख देना, यानी पहला पेमेंट शुरुआत करेंगे मार्च महीना से। पेमेंट में लिख देते हैं क्रेडिटर फॉर मटेरियल। जैन फेब में कुछ देना नहीं है, जो जनवरी वाला है उसका पेमेंट करना है मार्च में। कितना आएगा? 20, 14, 14, 22 है ना। 20, 14, 14, 22। बड़ा इजी होता है कैश बजट, एकदम सिंपल चीज है। ठीक है यहां तक। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 1 महीना। पर एक लाइन को ध्यान देना कि कैश सेल्स 50% था। आज यानी पहला बात, जितना भी मेरा सेल वैल्यू आया इसका 50% कैश सेल्स है। बताओ कैश सेल्स का मतलब क्या होता है? वो जो 50% कैश में बेचे उसका पैसा कब मिला? तुरंत मिला उसी महीना में। यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का 50% तो उसी महीना पैसा मिल गया। तो कैश सेल्स पहले लिखेंगे। जो बाकी बचा क्रेडिट सेल, उसका डिले कर रहा है कस्टमर 1 महीना बाद। यानी तुम लोग थोड़ा बुद्धि लगाएगा, 20,000 का 50%, 10,000 मिला उसी महीना। बताओ बाकी 10,000 कब मिला? फेब में। जो 22,000 है उसका 50%, 11,000 मिला उसी महीना। बाकी 11,000 कब मिला? मार्च में। ठीक। तो दो अलग लाइन, पहले कैश सेल्स सेम मंथ, बाद में कलेक्शन फ्रॉम डेटर एक एक महीना बाद। तुम लोग ट्राई करो कैलकुलेट करके लिखने का। जैसे ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल था डेटर्स का, किसी किसी में वर्किंग नोट में बनाना पड़ जाएगा। जैसे जो अगला क्वेश्चन उसका वर्किंग नोट में बनाना पड़ जाएगा। चलो हमारा कैश सेल्स कितना कितना आएगा? 10, 11, 10, 11, 14, 18, 15, 20 है ना। 10, 11, 14, 10, 11, 14, 18, 15, 20। ये मिला सेम मंथ में। और एग्जैक्ट इतना ही रुपए का क्रेडिट सेल था। 50% कैश पे बेचे, मतलब बाकी 50% क्रेडिट। पर जो क्रेडिट सेल है उसका पैसा उस महीना में नहीं मिला। उसका पैसा कब मिल रहा है? 1 महीने बाद। यानी 10,000 मिला इधर, बाकी 10 मिलेगा 1 महीना बाद, यानी फरवरी में। यहां पे मिलेगा 11, 14, 18 एंड 15। तुम लोग ये वाला बात समझा ना? पक्का ना? चलो डन, ये वाला भी हो गया। अब आगे बोलता है डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड है 1 महीना। यानी ओवरहेड को हम लोग पे करते हैं 1 महीना बाद। यानी जनवरी में जितना भी ओवरहेड है इसका पेमेंट कब करेंगे? फेब में। फेब वाले का मार्च में। अब इसका पेमेंट करना है तो लिखते हैं ओवरहेड पेड। फिर लास्ट में आएगा वेजेस पेड। हमारा क्वेश्चन खत्म। चलो जरा कैलकुलेट करें ओवरहेड पेड कितना आने वाला है। अब देखो ओवरहेड के अंदर में दोनों तरह का ओवरहेड है, तो 3200 और 800 मिलाकर होता है 4,000। ये मिलाकर आता है 4,200, 4,300, 4,500, 4,100, 4,800। देखो मेरा हर महीने का ओवरहेड का वैल्यू दिया हुआ है, और ये हर महीने के ओवरहेड को पे करना है 1 महीना बाद। यानी जो जनवरी वाला है उसका पेमेंट हम लोग कब करने वाले हैं? फरवरी में, है ना। तो 4,000,
4,200, 4,300, 4,500, 4,100। सही है यहां तक? बस लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, तो अगला लिखते हैं वेजेस पेड। वेजेस का डिले कर रहे हैं हाफ मंथ, इसका मतलब क्या होता है? हर महीने का वेजेस का आधा डिले किए, यानी बाकी आधा पे किए, यानी उस महीने क्या पे करेंगे? उस महीने का आधा प्लस पिछले महीने का आधा, है ना? ये वाला लाइन क्लियर है ना? हर महीने का वेजेस का आधा उधर दिए, बाकी आधा नेक्स्ट मंथ, यानी हर महीना पेमेंट क्या करते हैं? उस महीने का आधा प्लस जो पिछले महीने से आधा चल रहा है, तो ये क्या आएगा? हाफ ऑफ करेंट प्लस हाफ ऑफ प्रीवियस। तो जनवरी का जरा वेजेस निकाले, कितना आएगा? उस महीने का आधा 2,000 प्लस पिछले महीने का कुछ था ही नहीं जो हम पे करें, तो जनवरी में तो खाली 2,000 आएगा। ठीक। फेब्रुवरी में निकाले, कितना आएगा? फेब्रुवरी का आधा 2,400 प्लस पिछले महीने का आधा 2,000, यानी मिलाकर कितना हो जाएगा? सॉरी 2,200 है ना? 2,200 प्लस 2,000 मिलाकर क्या आएगा? 4,200। अब एग्जैक्टली तुम लोग ऐसे कैलकुलेट करेगा बाकी हर महीने का। अलग लाइन में, हाँ चल वैसे भी कर सकते हैं। आज जैसे हम लोग डेटर का किए थे, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। मेरा मार्च में पेमेंट कितना किया जाएगा? 2,300 इधर का, 2,200 इधर का, यानी 4,500, फिर 4,600, फिर 4,300, 45, 46, 43, 45, 46, 43, और लास्ट वाले में कितना आएगा? 4,500। चलो हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म। मेरे को निकालना क्या है? हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस, वो अगले महीने का ओपनिंग बनेगा, और इस सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। तो लास्ट में लिखते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? ओपनिंग में 10,000 था, जितना कलेक्शन हुआ ऐड कर दो 10 और, यानी मिलाकर 20। अब 20 में से देखो कितना पेमेंट कर दिए? 2, यानी कितना बचेगा? 18,000। ओपनिंग में ऐड करेंगे रिसिप्ट या कलेक्शन, माइनस करेंगे पेमेंट। ठीक है ना यहां तक? अब जो मेरा जनवरी के एंड में क्लोजिंग बैलेंस आया, वो फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा, यानी शुरुआत करेंगे फरवरी के ओपनिंग 18,000 के साथ। 18 था, 21 और आया, मिलाकर 39। 39 में से कुछ कुछ पेमेंट कर दिए। आई थिंक ये आने वाला है 29, पक्का ना? कोई एक जन बस खाली मेरे को क्रॉस चेक करके बता दो। 29,800 आ रहा है। अब जो फरवरी के एंड में आया, वो मेरा मार्च का ओपनिंग बनने वाला है 29,800। शुरुआत के 29,800, अगला ऐड करेंगे 12, 14 और 11, मिलाकर 37,000 और आया। बहुत सारा पेमेंट हुआ भैया इस महीना में। 10, 20, 4,200, 4,500, 1,100, 27,000। हाँ, जो मेरा मार्च के एंड में 27,000 आया, ये बनने वाला है अप्रैल का ओपनिंग। अप्रैल में 27,000 ओपनिंग बैलेंस आया। अब ऐड करेंगे रिसिप्ट, 32 और आया। माइनस करेंगे सारा का सारा पेमेंट, मेरे को क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस 24,700। यह आया अप्रैल के एंड में। अब जो अप्रैल के एंड में आया, वो बनने वाला है मई का ओपनिंग। क्लोजिंग बैलेंस 33,100। ये बनेगा जून का ओपनिंग। एग्जैक्ट 36, क्या है? 36 है।
बोल हो रहा है ना? चलो कैश बजट का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और ताकि हमारा ये वाला भी खत्म हो जाए। इसमें कोई डाउट, कोई क्लियर है ना एकदम? चलो क्या हम लोग चले आगे। अब हम लोग करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन तुम लोग की बुक में भी, अगर तुम लोग एफएम का बुक लाया है तो, अदरवाइज तुम लोग फोटो ले लो। बताए कौन सा क्वेश्चन है? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है शायद तुम लोग की बुक में, 8 या जो भी है। मिल गया क्या? मिल गया ना? ये भी तुम लोग की सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही है। पहले पढ़े निकालना क्या है। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 30 जून। खाली 3 महीने का कैश बजट बनाना है, 3 मंथ्स एंडिंग 30 जून। यानी एक तो बनेगा जून महीने का, उसके पहले मई, उसके पहले अप्रैल। तो अप्रैल में जून 3 महीने का कैश बजट बनाना है। सेल हर महीने का दिया हुआ है, मटेरियल वेजेस ओवरहेड दिया हुआ है। अब यहां पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पहला बात, सेल और डेटर के बारे में। 10% सेल हो रहा है कैश में, यानी हर महीने का सेल का 10% कैश सेल उसी महीना मिल जाएगा। तो जो बाकी बच गया वो क्रेडिट सेल आएगा। अब जो क्रेडिट सेल आया उसके बारे में बोलता है कि उसका आधा मिलेगा 1 महीना बाद और बाकी आधा मिलेगा 2 महीना बाद। यानी पता है फरवरी का कुछ पैसा मिलेगा फेब में, कुछ मिलेगा मार्च में, कुछ मिलेगा अप्रैल में। डेटर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा इसका एक नोट बनाकर देखेंगे। मटेरियल का पेमेंट करना है 2 महीना बाद, ये तो इजी है। फरवरी का पेमेंट करना है अप्रैल और इस तरीका से। वेजेस का 1/4 मंथ, पिछला क्वेश्चन में तो आधा महीना था, यहाँ पे 1/4 है। ओवरहेड का हाफ मंथ, यानी उस महीने का आधा प्लस पिछले महीने का आधा। तुम लोग इसको इंटरप्रेट करके बताएगा इसका मतलब क्या। वेजेस 1/4 डिले करते हैं, 1/4 डिले करते हैं मतलब उस महीना कितना पे करते हैं, 3/4 उस महीने का पे किए प्लस अगला नहीं, पिछले महीने का 1/4 पे किए। यानी हर महीना में जितना भी वेजेस आया उसका 1/4 लेट कर रहे हैं, तो 3/4 तो उधर दे दिए। हाँ, करंट का 3/4 उसी महीना पे किए प्लस पिछले महीने का 1/4 आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 ऑफ करंट प्लस 1/4 ऑफ प्रीवियस। सही है यहां तक? अब आगे देखो मेरा पॉइंट नंबर सी में क्या लिखा हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस फर्स्ट अप्रैल को 6000। मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है अप्रैल में 6000। नेक्स्ट, 4 बात और लिखा हुआ है। हमारे बुक में भी 4 ही बात था, 5 था ना, वही बोला कुछ मिसिंग है। क्या है? इनकम टैक्स टू बी पेड इन जून इज ₹2,000। अब लाइन बाय लाइन पढ़ के खाली इतना बताना है, रिसिप्ट में आएगा पेमेंट में। बोलता है प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे फरवरी में 96,000 रुपीज का। हालांकि पेमेंट हम लोग करना स्टार्ट करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट 2000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। बताओ रिसिप्ट या पेमेंट? पेमेंट। बताओ मेरे को बनाना है अप्रैल से जून का, और मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 अप्रैल से स्टार्ट होगा, यानी अप्रैल में भी 2000, मई में भी 2000, जून में भी 2000। ठीक। अब अगला बोलता है डिविडेंड एट द रेट 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून। पेमेंट में लिखेंगे और डिविडेंड कितना, ₹1 का, 2 लाख का 5%, 10,000 जून महीना में। अब आगे बोलते हैं एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल। व्हीकल को बेच के पैसा मिल रहा है, तो रिसिप्ट में आएगा कितना आएगा, 9,000 रुपया जून में। अब आगे बोलते हैं डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। पैसा आएगा, रिसिप्ट में लिखेंगे जून में 1,000। इनकम टैक्स पे करना है जून में 2,000, पेमेंट में 2,000। तो एक काम करना है, अप्रैल में जून का बनाना है, शुरुआत करना ओपनिंग बैलेंस के साथ। सबसे पहले पॉइंट नंबर डी को सल्टा लेना, ये 5 लाइन। फिर पॉइंट नंबर बी का क्रेडिटर वेजेस ओवरहेड करना, फिर देखते हैं डेटर का क्या करना है। एक बार ट्राई करो कैलकुलेट अपने आप करने का, हम 2 मिनट बाद शुरू करेंगे।
पहला अप्रैल, अगला मई, अगला जून। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओपनिंग बैलेंस के साथ। मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया हुआ था? 6000। शुरुआत करेंगे रिसिप्ट, लेस करेंगे पेमेंट। पहले एक बार पॉइंट नंबर डी को हम लोग खत्म करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 96,000 का परचेज किए, पर हर महीने का इंस्टॉलमेंट शुरू हो रहा है अप्रैल ऑनवर्ड्स, यानी अप्रैल में, जून में 2000 2000 2000। क्या चीज का? मशीनरी का। इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी 2000 2000 एंड 2000। डिविडेंड एट द रेट 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड। तो 2 लाख का 5% 10,000 को पे करना है जून में, तो पेमेंट में दिखाएंगे प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000। अब अगला बोलते हैं पॉइंट नंबर 3 में, एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल। पैसा मिल रहा है व्हीकल का 9,000 रुपया जून में, सेल ऑफ व्हीकल जून में 9,000। पॉइंट नंबर 4 में, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। पैसा आ रहा है डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 जून में, डिविडेंड आ रहा है 1,000 जून में। फिर आगे बोलते हैं इनकम टैक्स को पे करना है जून में 2,000, इनकम टैक्स को पे करना है जून में 2,000। क्लियर है यहां तक? चलो, मेरा पॉइंट नंबर डी भी हो गया। अब आते हैं खाली एक आखिरी पॉइंट नंबर बी के अंदर में। पॉइंट नंबर बी के अंदर में देखो 2 बात किया हुआ है। पहला तो एक डेटर वाला, और अगला ये 3 खर्चा वाला। तो एक काम करते हैं, पहले डेटर वाले का ना वर्किंग नोट करते हैं। ठीक, चलो डेटर का बनाते हैं वर्किंग नोट। 10% कैश में बेचे यानी 90% क्रेडिट है। अब जो क्रेडिट में बेचे उसका आधा पैसा मिल रहा है 1 महीना बाद, और बाकी बैलेंस मिल रहा है उसके 1 महीना बाद, मतलब 2 महीना बाद। तो यहां पे मेरे को पता है शुरुआत फरवरी से करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी का कुछ पोर्शन तो अप्रैल में आएगा ना। तुम लोग समझा क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग शुरुआत करेंगे फेब, मार्च, अप्रैल में, जून से। चलो बनाए वर्किंग नोट। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और मेरा हर महीने का सेल कितना है देखो दिया हुआ है। कितना कितना था? 14, 15, 16, 17, 18। अरे वाह, क्या बढ़िया नंबर है। तुम लोग का एग्जैक्ट डेट क्या एग्जाम स्टार्ट होने का? 4 या 5? 5। एग्जैक्ट 1 मंथ टू गो। हैप्पी? एक्साइटेड? और मेरा हर महीने का सेल दिया हुआ है। बाकी देखो क्या लिखा हुआ है, 10% सेल्स आर ऑन कैश। यानी हर महीने का सेल का 10% कैश में मिला, तो कैश सेल्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा। और ये सब का 10% निकालना बड़ा इजी होता है। 10 बाय 100 यानी सब में एक एक बिंदी छुपा दो। यहां पर आएगा 1400, 1500, 1600, 1700 एंड 1800। बोलो यहां तक आ गया। अब अगला निकालना है क्रेडिट सेल। अब जो टोटल सेल है उसमें कुछ बेचे कैश में, बाकी बेच रहे हैं क्रेडिट में। नहीं नहीं नहीं, ये टोटल सेल है, इसका इतना कैश है, यानी बाकी क्रेडिट सेल है। अब जितना भी क्रेडिट सेल आया उसका आधा रुपया मिलता है मार्च में, बाकी आधा मिलता है अप्रैल में। टोटल सेल है 14,000। अगर 10% कैश में बेचे मतलब 90% तो क्रेडिट सेल होगा। तो पहले क्रेडिट सेल निकालेंगे, फिर जितना भी क्रेडिट सेल आया उसका आधा मिलेगा 1 महीना बाद, बाकी आधा 2 महीना बाद। एक बार क्या तुम लोग मेरे को क्रेडिट सेल बताएगा हर महीना कितना आएगा? 6300। नहीं नहीं, पूरा नहीं, हमको आधा बताओ। क्रेडिट सेल तो 12,600 है ना। यहां पे क्रेडिट सेल आएगा 13,500, 14,400, 15,300, 16,200। तो देखो पहले हर महीने का क्रेडिट सेल निकाले। ठीक,
अब आगे देखो क्या लिखा था क्वेश्चन में कि जितना क्रेडिट सेल आया उसका 50% मिलेगा नेक्स्ट मंथ और बाकी 50% मिलेगा उसके नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 12,600 आया था इसका पैसा आधा मिलेगा इधर, बाकी आधा मिलेगा इधर। तो अब लिखते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा कितना। अब लिखते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा कितना। 12,600 का आधा 6,300 इधर मिलेगा, बाकी 6,300 इधर मिलेगा। तो देखो ये पैसा पूरा मिल गया। समझा ना हम क्या किया। अब ये जो 13,500 है इसका 50% निकालो, कितना आएगा 13,500 का 50%। आप बताओ, ये आधा मिलेगा इधर और बाकी कहां मिलेगा इधर। तो देखो ये पैसा भी पूरा मिल गया। समझ ना हम क्या कर रहे हैं। अब 14,400 का आधा यानी 7,200 रुपया मिलेगा इधर, बाकी आधा इधर। फेब्रवरी नहीं, फेब्रवरी में जितना आया कुछ मार्च में मिलेगा कुछ अप्रैल में मिलेगा। तो फेब्रवरी में जो आया इसका कुछ मार्च कुछ अप्रैल, तो देखो 12,600 मिल गया। अब जो 13,500 का है उसका कुछ अप्रैल कुछ मई, वही लिखा है ना, जितना क्रेडिट सेल था उसका 50% नेक्स्ट मंथ मिलेगा मतलब एक महीना बाद, और बाकी जो बैलेंस बच गया उसके नेक्स्ट मंथ मिलेगा मतलब 2 महीना बाद। समझा ये वाला बात, पक्का ना। अब इस बीच में तो मेरे को बुला दिया, लास्ट क्या किया था। 14,400 का इतना किया था। अब 15,300 का आधा होता है 7,650 इधर, बाकी इधर मिलेगा जिसके बारे में मेरे को लिखना ही नहीं है, तो एनीवेज हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। ठीक। अब ध्यान दो, मेरे को कैश बजट बनाना है अप्रैल मई जून का। तो बताइए अप्रैल मई जून में पैसा क्या मिला। एक तो मिला ये वाला कैश सेल्स, एक तो ये मिला कैश सेल्स उसी महीना, और अगला क्या मिलने वाला है कलेक्शन फ्रॉम डेटर में, ये दोनों। तो एक काम करते हैं सबको, ये दोनों को ऐड करके देखिए कितना आएगा। 13,050, 13,950, 14,850, है ना। 14,850 यानी कैश बजट में दो चीज आएगा, एक कैश सेल्स 1,600, 1,700, 1,800, और अगला आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर 13,050, 13,950, 14,850। सही है ना ये वाला। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या हम चले कैश बजट में जाए सीधा। चलो पहला लिखते हैं कैश सेल्स। सोलह सौ, 1,700, 1,800। अगला लिखते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर 13,050, 13,950, 14,850। क्लियर है यहां तक। मेरा सेल वाला काम हुआ। अब इसके बाद देखो तीन पेमेंट बचा है खाली। एक बचा है क्रेडिटर का, एक है वेजेस का, और एक है ओवरहेड का। पहले मटेरियल का पेमेंट करते हैं 2 मंथ्स का लैग पीरियड। 2 मंथ्स का लैग पीरियड मतलब क्या, फरवरी का पेमेंट कब होने वाला है अप्रैल में, ये मई में, ये जून में। तो लिख देते हैं मटेरियल क्रेडिटर फॉर मटेरियल। कितना कितना अमाउंट आएगा 9,600, 9,000, 9,200। चलो है मेरा क्रेडिटर फॉर मटेरियल। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। पहले तुम लोग ओवरहेड कैलकुलेट कर लो। ओवरहेड का हाफ मंथ, यानी जितना जिस महीने का ओवरहेड है उसका आधा देंगे उस महीना, और प्लस प्रीवियस पीरियड का आधा। यानी मेरे को तो अप्रैल का निकालना है ना, तो अप्रैल में क्या देंगे उसका आधा 1,000, प्लस पिछले वाले का आधा। पिछले वाले का आधा कितना है 950, यानी दोनों मिला के 1950। मई में क्या देंगे, मई का आधा 1,100, प्लस पिछले महीने का आधा 1,000। जून में क्या देंगे, जून का आधा 1,150, पिछले महीने का आधा 1,100। सही है ना। चलो जरा लिखिए ओवरहेड पेड। अप्रैल में आएगा उधर का आधा 1,000,
प्लस पिछले वाले का आधा 950 मिलाकर 1950। मई में क्या आएगा? 1000 प्लस 1100 2100। जून में क्या आएगा? 1100 1150 2250। क्लियर है यहां तक? लास्ट में लिखना है वेजेस पेड। वेजेस पेड को अच्छे से लिखना। वेजेस में बोलते हैं 1/4 मंथ का डिले करते हैं, यानी 3/4 मंथ पे करते हैं। यानी क्या पे करेंगे? 3/4 ऑफ करेंट मंथ प्लस 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ। यानी अप्रैल का जरा कैलकुलेट करें, वेजेस कितना आ जाएगा? वेजेस का उस महीने का 3/4, तो 3200 का 3/4 होता है 2400 शायद, और पिछले महीने का 1/4, तो 3000 का 1/4 होता है 750। तो 2400 और 750 मिलाकर होता है 3150। सही है ना? अब मई में क्या पेमेंट करेंगे? मई का 3/4 ये आने वाला है 2700, और पिछले महीने का 1/4 800। 2700 और 800 मिलाकर आएगा 3500। ठीक। जून के अंदर में क्या पेमेंट करना है? 4000 का 3/4 3000, और 3600 का 1/4 900, तो 3900। चलिए आएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन उठता है क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिलेगा? जितना ओपनिंग था ऐड करेंगे और कितना रिसिप्ट हुआ, माइनस करेंगे कितना पेमेंट हुआ, मिलेगा क्लोजिंग। और ये सिलसिला से हम लोग अपना कैश बजट खत्म करेंगे। ठीक है ना यहां तक? एक बार कैलकुलेट करें कितना आएगा? 39 पक्का ना? मेरा अप्रैल में क्लोजिंग आने वाला है 3950। कैसे आएगा? जितना ओपनिंग था ऐड कर दिए कलेक्शन, माइनस कर दिए सारा का सारा पेमेंट। मेरा अप्रैल का क्लोजिंग आएगा 3950, ये बनेगा मई का ओपनिंग। मई में था ओपनिंग में 3950, ऐड करेंगे और कितना पैसा आया? माइनस करेंगे जितना पेमेंट हुआ। बच्चे लोग बोल रहे हैं 3000, मैं लिख देता हूं 3000। यानी मई के एंड में आया 3000। अब जो मई के एंड में आया पता है वही क्या बनने वाला है? जून का ओपनिंग 3000। अब ऐड करेंगे और कितना रिसिप्ट हुआ, माइनस करेंगे सारा का सारा पेमेंट। 300 300। ये सही है ना? 300 डन। चलो इसी के साथ हमारा कैश बजट वाला भी काम होता है खत्म। अब एक आखिरी टॉपिक जो बस 5 मिनट का है, उसी के साथ हमारा कैश मैनेजमेंट पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो बढ़िया। मेरे को एक्चुअली इस फ्राइडे से हम शायद ना रहे, उसके पहले हमको खत्म करना है, क्योंकि हम पता है तुम लोग के लिए प्रे करने जा रहे हैं। पता है कहाँ? सोच रहे हैं बाकी, देखो वैष्णो देवी। हम अक्टूबर में भी गया था, सालासर जी, खाटू श्याम जी एंड रणथंबोर का गणेश जी का मंदिर प्रे करने के लिए। हम वहां सिर्फ ज्यादा तुम्ही लोग के लिए प्रे करेंगे। भगवान बोलते तुमको क्या चाहिए? बोला नहीं भगवान बच्चों को दो। चलो एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं हमारा आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है कैश कन्वर्जन साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। एक सेकेंड, शायद कुछ तुम लोग गड़बड़ बताए मेरे को। सबका 300 आया है क्या? तो फिर तुम लोग का मिस्टेक। अलग अलग दिशाओं में बैठ के अगर सबका सेम आंसर है, मतलब वो लोग राइट है। शायद तुम लोग कोई नंबर गलत लिखा है, चेक कर लो। कलेक्शन बेटर्स क्या? ठीक है, अब आ गया ना 300। चलो मेरा आखिरी टॉपिक देखो क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल क्या बताता है कि एक बार हम बिजनेस शुरू किया तो जैसे ही हम कोई प्रोडक्शन शुरू करेगा, पहले चाहिए रॉ मटेरियल। ठीक।
अब जैसे ही रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल, एक सेकेंड, तुम लोग याद है रॉ मटेरियल फैक्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट में पड़ा रहेगा? डिपार्टमेंट का नाम पूछ रहा है। फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के अंदर में रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा? प्रोडक्शन में पड़ा रहेगा, स्टोर्स में रहेगा ना। तुम पानी पियो, पानी पियो। बोलते रॉ मटेरियल कंज्यूम में पड़ा रहेगा। मान लो स्टोर्स डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल 5 दिन तक पड़ा हुआ है, तो देखो जैसे हम सप्लायर से परचेज किया, पैसा तो चला गया तुरंत आज, ये पैसा है, ठीक है, गांधी जी ये 500 का नोट है, ठीक, पैसा चला गया आज। अब पैसा तो गया आज, अब आया रॉ मटेरियल 5 दिन तक स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा है। उसके बाद हम लोग देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो ये डब्ल्यूआईपी स्टेज में चला जाएगा। अब मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगाता है 7 दिन फिनिश गुड्स बनाने में। अब जब फिनिश गुड्स बनेगा तो ये वेयरहाउस में डाल देंगे। अब मान लो वेयरहाउस में पड़ा रहता है 8 दिन, उसके बाद एक डेटर आके उसको खरीद कर लेकर जाता है। तो देखो 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 दिन बीत गया, पर पैसा जो गया था वो अभी तक आया नहीं। अब जब डेटर को देंगे तो डेटर अपना क्रेडिट पीरियड लेगा। मान लो डेटर का क्रेडिट पीरियड है 20 डेज, तो 20 दिन बाद ये मेरे को क्या देने वाला है? कैश। तो वापस से पता है मेरे पास 500 रुपया आएगा, 500 क्या, सॉरी ज्यादा ही आएगा, 20 इतने दिन बाद। कैश कन्वर्जन साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल बताता क्या है? एक बार कैश गया, वो कितने दिनों बाद वापस से कैश बनकर आएगा। और पता है तुम लोग ये नजर से अपने आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकता है। बताओ आज गया कैश, वापस से कैश कितने दिनों बाद आया? 5 + 7 12 + 8 20 + 20 कितना आ जाएगा? 40। यानी पता है इसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश कन्वर्जन साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। यानी एक बार कैश जाता है, अब पहले रॉ मटेरियल पे पड़ा रहा, अगला डब्ल्यूआईपी स्टेज में रहा, अगला एफजी स्टेज में रहा, अगला डेटर के स्टेज में रहा, तो कुल मिलाकर मेरा पैसा कितने तक फंसा हुआ रहा है? 40 दिन तक। नॉर्मल बात। तो पता है ये 40 दिन आया कैसे? और इसका फॉर्मूला बनाना पड़े तो रॉ मटेरियल का पीरियड लिए, ऐड किए डब्ल्यूआईपी का पीरियड, ऐड किए एफजी का पीरियड, ऐड किए डेटर का पीरियड, तो ये चारों पीरियड मिलाकर क्या आ गया? मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल। पर पता है यहां पे देखो हम लोग ये अज्यूम किए थे कि तुरंत मेरा कैश गया सप्लायर को। ऐसा भी तो हो सकता है रॉ मटेरियल आ जाए, आज आ जाए, पर क्रेडिटर को दे हम कुछ दिन बाद। अगर क्रेडिटर को हम कुछ दिन बाद देगा तो बताओ रॉ मटेरियल में ऐड किए डब्ल्यूआईपी, ऐड किए एफजी, ऐड किए डेटर, और क्रेडिटर को मेरे को एडजस्ट करना है, तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए? ऐड या लेस? ऑब्वियस आता है मेरे को क्या करना चाहिए? लेस। माइनस करेंगे क्रेडिटर का पीरियड, तो ये है 5 दिन, ये है 7, ये है 8, ये है 20। मान लो क्रेडिटर का था 10 दिन, यानी पता है मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल क्या आएगा? कितना आ जाएगा? 30 डेज। तो यानी इवेंचुअली जाके मेरा फॉर्मूला क्या बना? एक तुम लोग मेरे को बिना देखे फॉर्मूला बताएगा। पहला कौन सा पीरियड लिए? प्लस 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 माइनस क्रेडिटर, मेरे को क्या मिलेगा? कैश कन्वर्जन साइकिल 30 दिन। यानी एक बार कैश जाता है, 30 दिन बाद वापस आता है, पहला बात। अब अगला मेरे को आंसर दो, आज कैश जाता है, 30 दिन बाद वापस आता है, अगर मेरे को निकालना है ऐसा कैश कन्वर्जन साइकिल साल में कितनी बार होगा? नंबर ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल साल में कितनी बार होगा? तो बताओ साल में कितना दिन होता है? 360। हर एक साइकिल था 30 दिन का, यानी पता है ऐसा साइकिल साल में कितनी बार होगा? 12 बार, यानी 12 टाइम्स। यह है दूसरा बात। मेरा एक आखिरी बात, मान लो साल भर में मेरा खर्चा लगता है 30 लाख। मान लो साल भर में मेरा खर्चा लगता है 30 लाख, तो क्वेश्चन उठता है कि हम 30 लाख रुपए का लोन लेके बैठ जाए? बिल्कुल नहीं। पता है हम लोन कितने रुपए का लेगा? 30 लाख लगता है साल भर में, मतलब 360 दिनों में। और मेरा पैसा पता है कितना दिन तक फंसता है? खाली 30 डेज। तो जितना दिन तक पैसा फंसेगा हम लोन खाली उतने रुपए का तो लेकर आएगा। क्या एक बार मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा कितना आएगा? 2,50,000। तो बताइए एक बार 2,50,000 का लोन लिए, ये 30 दिन बाद वापस मिल जाएगा। फिर इसी 2,50,000 को यूज करेंगे, 30 दिन बाद वापस मिल जाएगा। फिर इसी 2,50,000 को यूज करेंगे, 30 दिन बाद वापस मिल जाएगा। और ऐसा साइकिल तो देखो 12 बार होने वाला है ना, यानी 2.5 लाख रुपए को हम साल में 12 बार यूज कर सकता है। तो 2.5 लाख इंटू 12 करो कितना आता है? 30 लाख। तो देखो साल भर में कैश कितना चाहिए था? 30 लाख। यानी यहां पे हम खाली 3 बात बताया। पहला, कैश कन्वर्जन साइकिल निकाल, RM + WIP + FG + डेटर माइनस क्रेडिटर।
अगला हम बताया साल में ऐसा कैश कन्वर्जन साइकिल कितनी बार होगा, 360 डिवाइडेड बाय वो पीरियड। लास्ट में निकालने बोल रहा है कि बताओ मेरा लोन कितने का चाहिए, साल भर में कितना कैश लगेगा, बाय 360 इंटू कितने दिनों तक पैसा ब्लॉक रहता है। डन। एक काम करते हैं, इसके बेसिस पे करते हैं क्वेश्चन एंड इस चैप्टर को खत्म करते हैं। एक बार ना तुम लोग आओ, बताए कहां पे, एक बार तुम लोग करो ये वाला क्वेश्चन। तुम लोग के बुक में शायद इसका कोई अलग क्वेश्चन नंबर होगा, शायद 3 होगा, पता नहीं क्या होगा। मेरा पेज नंबर जब नए बुक में बदल गया, कैश मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हो, पेज नंबर बता दो बच्चों को। ठीक। एक बार ये फटाफट यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड इज प्रोवाइडेड बाय डीपीएस लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। रॉ मटेरियल का पीरियड दिया हुआ है, डब्ल्यूआईपी का पीरियड दिया हुआ है, एफजी का दिया हुआ है, डेटर का दिया हुआ है, क्रेडिटर का दिया हुआ है, और साल भर में खर्चा लगेगा 21 लाख, जिसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है 2,10,000। एक साल में 360 दिन है, आपको कैलकुलेट करना है 4 नंबर। पहला ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल का पीरियड क्या, एक बार तुम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताएगा कैसे निकाला। 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 60 कितना बोला, 80 डेज। तो पहला का आंसर आ गया 80 डेज, आया 80 डेज। अब अगला बोलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर, बताओ ऐसा साइकिल साल में कितनी बार होगा। साल में 360 दिन है, हर एक साइकिल है 80 डेज का, तो बताओ ऐसा साइकिल कितनी बार होगा, 4.5 टाइम्स। आया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट बोलता है बताओ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, यानी कितने रुपए का लोन लेना पड़ेगा अगर कंपनी को कैलकुलेट करना है ऑन कैश कॉस्ट। पिछले चैप्टर में बताया था कैश कॉस्ट, जो साल भर में खर्चा लगता है 21 लाख, जिसमें डेप्रिसिएशन 2,10,000 जुड़ा हुआ है। तुम लोग बताओ कैश कॉस्ट के लिए डेप्रिसिएशन को जोड़ के रखेंगे या हटाएंगे, हटाएंगे। तो एक बार 21 लाख माइनस 2,10,000 करो, कितना होता है 18,90,000। ये खर्चा लगेगा 360 दिनों में, तो एक दिन का आ गया, और मेरा पैसा कितने तक फंसा रहता है 80। कैलकुलेट करो लोन कितना आ जाएगा, क्या बात है 420। ये है 4,20,000। देखो तुम लोग को यहां तक आया क्या, आया ना यहां तक। आखिरी पार्ट करना, पार्ट 4, द कंपनी इज अ मार्केट लीडर। अब ये तुम लोग को गुमराह करेगा अपने बातों में उलझाकर, पर तुम लोग बच के रहना। द कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। Based on a market research, it is planning to discontinue sale on credit. अब ये डिसाइड किया क्रेडिट सेल करना ही बंद कर देगा। एक बात बताओ, अगर क्रेडिट सेल करना बंद कर देगा तो बताओ ये जो 5 पीरियड दिया हुआ था उनमें से कौन सा खत्म हो जाएगा। क्रेडिट सेल करना बंद करेगा तो क्रेडिटर का पीरियड खत्म होगा या डेटर का पीरियड खत्म होगा, क्रेडिटर या डेटर, डेटर पीरियड खत्म होगा। यानी जो डेटर का पीरियड पहले 45 दिन था, ये क्या हो जाएगा 0, तुरंत कैश मिलेगा। तो ऑब्वियस सा बात है इस केस में मेरा वर्किंग कैपिटल का लोन कम का जरूरत पड़ेगा, मेरे को निकालना क्या है कितने रुपए का लोन का जरूरत पड़ेगा। यानी काम करेंगे वापस से कैश कन्वर्जन साइकिल निकालेंगे। एक बार क्या तुम लोग अब कैश कन्वर्जन साइकिल बताएगा कितना आएगा, 55 प्लस 18 प्लस 22 माइनस 60, ये आने वाला है 35 डेज। इसकी बेसिस पे अब जरा लोन निकाले कितना आएगा, 21 लाख माइनस 2,10,000 था 18,90,000, डिवाइडेड बाय 360 है एक दिन का, और यहां पैसा ब्लॉक होता है 35 डेज तक, ये आ रहा है 1। एक बार फिर बताओ ये सही है ना। यानी पहले लोन चाहिए था 4,20,000 का, पर अब लोन चाहिए खाली 183,750 का, यानी देखो मेरा लोन का रिक्वायरमेंट कम हो गया ना। निकालना क्या है कितना रिडक्शन हो रहा है इन वर्किंग कैपिटल, यानी कितने रुपए का लोन कम चाहिए। तो पता है कितने रुपए का लोन कम चाहिए, 4,20,000 माइनस 183,750 आता है 262, 236,
चलो डन। यानी कुल मिलाकर हमारे इस चैप्टर में 4 टॉपिक था। पहला था बॉमल, अगला था मिलर और, अगला था कैश बजट, अगला था ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर का रिवीजन होता है खत्म। डन। चलो बाय।